वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसके डेफिनेशन, कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग डिलेरियम, डिमेंशिया एंड ऑर्गेनिक एमनेस्टिक डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता क्या है। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को हम लोग ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, यानी कि ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब होता है नोन, यानी कि किसी चीज के बारे में जानना। तो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर यानी कि ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर जिसका जो कॉज होता है वो हम लोगों को पता होता है, यानी कि उसका जो कॉज होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? नोन, यानी कि पता होना, ऑलरेडी नोन होना, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। यानी कि ब्रेन का ऐसा डिसऑर्डर जिसका जो कॉज होता है, जो जिसका इटियोलॉजिकल फैक्टर जो होता है वो हम लोगों को पता होता है कि हाँ, इस पर्सन में अगर ये डिजीज है तो इसका क्या कॉज होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है उसका जो कॉज होता है वो साइकोलॉजिकल ना होकर, प्योरली ब्रेन से रिलेटेड ना होकर किससे रिलेटेड होता है? फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड होता है। फिजिकल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, या तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, या फिर एपिलेप्सी हो सकता है। तो ये सब जितने भी कारण होते हैं, जो नोन कारण होते हैं कि इसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं या फिर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं इसका। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर ऑफ अ मेंटल फंक्शन इन विच the causative factor might be physiological rather than purely related to mind, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर क्या है? एक तरह का क्या है? मेंटल फंक्शन का डिसऑर्डर है। मेंटल फंक्शन यानी कि इसमें क्या होता है, जो मेंटली हमारा जो फंक्शन होते हैं, जैसे थिंकिंग हो गया, मेमोरी हो गया, अटेंशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, तो ये सब क्या होता है इसमें डिसऑर्डर, यानी कि इसमें अल्टरेशन आ जाता है। सही तरीके से हम किसी चीज को अटेंशन नहीं दे पाते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस नहीं होता है टाइम के प्रति, डेट के प्रति, प्लेस के प्रति, मेमोरी हम भूलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारा डिसऑर्डर देखा जाता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ मेंटल फंक्शन, ठीक है। मेंटल फंक्शन समझ गए हम लोग, जो भी हम लोग माइंड के थ्रू काम करते हैं उसमें क्या आ जाना? डिसऑर्डर आ जाना। इन विच द पॉजिटिव फैक्टर माइट बी फिजियोलॉजिकल, यानी कि जिसका जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, जो इसका कॉज का रीजन होता है, यानी जो रीजन होता है इसका, वो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल होता है रेदर देन प्योरली रिलेटेड टू माइंड, यानी कि ये प्योरली हमारे माइंड से रिलेटेड नहीं होता, यानी कि कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर, कोई साइकोलॉजिकल कॉज नहीं होता है। इसका जो कॉज होता है वो क्या होता है? फिजियोलॉजिकल कॉज होता है। फिजियोलॉजिकल यानी कि नोन फैक्टर, ठीक है। जैसे हमारा आगे देखेंगे हम लोग, एपिलेप्सी हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तो इस तरीके से जैसे विटामिन, बहुत सारे विटामिन का कमी हो सकता है। तो ये सब जो कॉज है क्या है? नोन कॉज है। हम लोगों को पता है कि एपिलेप्सी की वजह से क्या होगा, उसे ब्रेन सिंड्रोम हुआ है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हुआ है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो कॉजेज है या फिर जो इटियोलॉजी है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी कॉज, ठीक है, और दूसरा क्या? सेकेंडरी कॉज। ये जो प्राइमरी कॉज होता है ये मेनली किससे होता है? ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी इंट्राक्रैनियल कॉज। यानी कि अगर कोई पूछे कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर का प्राइमरी कॉज क्या होता है, तो प्राइमरी कॉज पूछ रहे हैं, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कारण है जो कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कॉज करते हैं। तो ब्रेन से रिलेटेड कौन कौन से कारण हो सकते हैं? माइग्रेन हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं ब्रेन से रिलेटेड जो कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को क्या करते हैं? कॉज करते हैं, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में बहुत सारा आ सकता है। हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी चीज होते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी में डाल सकते हैं, और जो माइंड से रिलेटेड होता है, ब्रेन से जो रिलेटेड होता है, वो हमारा किस में आ गया? प्राइमरी में आ गया। और जो बॉडी से रिलेटेड हो गया वो किस में आ गया? सेकेंडरी में आ गया। तो इसमें क्या आ जाता है? मेटाबॉलिक, यानी कि हमारी बॉडी से रिलेटेड, जैसे हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है,
ब्रेन डिसऑर्डर एनीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक की वजह से हो सकता है, फिर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो सकता है। अब इंडोक्राइन में क्या आता है, इंडोक्राइन में अगर हार्मोन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, यानी कि हार्मोन में इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, फिर आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। इसमें अगर देखें तो हम लोग क्या हो सकता है, इसमें हमारा पैनक्रियाज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, तो ये सब हमारा क्या है, एंडोक्राइन में आ जाता है। फिर आता है क्या, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि किसी न्यूट्रिशन के डिफिशियंट होने के कारण ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होना, यानी कि क्या गया, थियामीन के कारण हो सकता है, नियासिन के कारण हो सकता है, और फॉलिक एसिड के कारण भी ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है हम लोगों को। फिर आता है बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं जिसके कारण क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट के तौर पे हम लोगों को ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट हो गया, एंटी साइकोटिक हो गया, एंटी एंजाइटिक ड्रग हो गया, बार्बिचुरेट हो गया। तो ये सब जितने भी ड्रग होते हैं वो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिलता है। यानी कि हम लोग अगर इसको कंक्लूड करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका जो कॉज होता है वो हम लोगों को पता होता है, यानी जो उसका जो फैक्टर है, उसका जो इटियोलॉजी है वो हम लोगों को क्या होता है, पता होता है। और इसका जो कॉज होता है, यानी जो इसका इटियोलॉजी, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया प्राइमरी कॉज और दूसरा हो गया सेकेंडरी कॉज। जो प्राइमरी कॉज होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी इंट्राक्रैनियल कॉजेज होता है, और जो सेकेंडरी हो गया वो हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है। तो ये जो प्राइमरी है इसमें क्या क्या आ जाता है, इपिलेप्सी आ गया, इन्फेक्शन आ गया, माइग्रेन आ गया, स्ट्रोक आ गया, ये सब आ गया। और सेकेंडरी में जितना भी बॉडी से रिलेटेड कॉज है वो किस में आ जाता है, हमारा सेकेंडरी में आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोक्सिया हो गया, एनीमिया हो गया, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया, फिर उसके बाद ये थायराइड की वजह से हो सकता है, फिर ये डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, और ड्रग्स की वजह से हो सकता है। तो ये इसका क्या था, कॉजेज था। अब हम लोग देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर को ICD-10 के अंदर क्लासिफाई किया गया है। कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या, डिमेंशिया, ठीक है, दूसरा है डिलीरियम, फिर ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम, फिर मेंटल डिसऑर्डर ड्यू टू ब्रेन डैमेज, और पर्सनालिटी एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो इसको इस तरीके से क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया, किसके अंदर, ICD-10 के अंदर, जिसमें से हम लोग इस वीडियो में 3 पढ़ेंगे। ठीक है, डिमेंशिया, डिलेरियम एंड ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम, जो कि काफी तीनों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिमेंशिया क्या होता है। ठीक है, तो जो डिमेंशिया है इसको हम लोग एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर या सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डिमेंशिया क्या है, डिमेंशिया ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है। ठीक है, इम्पेयरमेंट हो जाता है, क्या चीज का इम्पेयरमेंट, तो इंटेलेक्ट का इम्पेयरमेंट, मेमोरी का इम्पेयरमेंट एंड पर्सनैलिटी का इम्पेयरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिमेंशिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, ब्रेन का एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हम लोगों को इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, यानी कि इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, डिसऑर्डर देखने को मिलता है। किसका इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, तो इंटेलेक्ट का, यानी सोचने समझने का, लॉजिकल थिंकिंग का, इसमें इम्पेयरमेंट, इसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। मेमोरी, यानी कि मेमोरी लॉस होने का प्रॉब्लम होता है, प्लस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, यानी कि पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम आ जाना। तो ये सब तीनों हम लोगों को देखने को मिलता है किसमें, डिमेंशिया में। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं। तो ये सबका जितना भी है, ये डिमेंशिया हो, चाहे डिलेरियम हो, या फिर ऑर्गेनिक एमनेस्टिक सिंड्रोम हो, या फिर पर्सनालिटी बिहेवियर हो, कुछ भी इसमें जो भी क्लासिफाई किया गया है, इस सब का जो कॉज होता है वो हम लोगों को पता होता है, यानी जो फैक्टर होता है वो हम लोगों को पता होता है। तो सिंपल सा बात है कि डिमेंशिया का भी क्या हो जाएगा, कॉज हम लोगों को पता होगा कि जो डिमेंशिया है ये हो क्यों रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या होता है, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, इंटेलेक्ट का, मेमोरी का,
और किसका, थिंकिंग का, पर्सनैलिटी का। लेकिन इसमें एक चीज क्या होता है, मिस क्या होता है, कॉन्सियसनेस मिस होता है, ठीक है। यानी कि जो पर्सन होता है वो फुल्ली कॉन्सियस में होता है, इसमें लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, कॉन्सियस होता है। और ये जो डिमेंशिया है ये मेनली किस में देखने को मिलता है, ओल्डर एज में देखने को मिलता है। यानी कि जो ओल्डर एज में हम लोगों को देखने को मिलता है वो क्या होता है, हमारा डिमेंशिया होता है। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी लॉस होता है वो रीसेंट मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। वही अगर हम लोग डिलेरियम में देखेंगे तो वो रिमोट रिसेंट से लेकर के लॉन्ग टर्म का जो भी मेमोरी होता है, रिसेंट से रिमोट से रिसेंट तक जितना भी मेमोरी होता है वो धीरे 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 एक परत कर करके क्या हो जाता है, हटता चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मेन मेमोरी लॉस होता है वो किसका होता है, रीसेंट। यानी कि अभी किसी ने कहीं चाबी रखा या अभी किसी ने कुछ सामान रखा, पैसा रखा, तो उसको याद नहीं है कि वो उसने कहाँ रखा है, वो पैसा कहाँ रखा है या फिर उसने वो चाबी कहाँ रखा है। तो इस तरीके से वो सामान रख करके जो रीसेंट चीज होते हैं उसका भूल जाना, वो किसमें हम लोगों को देखने को मिलता है, डिमेंशिया में देखने को मिलता है। यानी कि जो मेमोरी लॉस होता है वो कौन सा मेमोरी लॉस होता है, रीसेंट मेमोरी लॉस होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कॉन्सियसनेस प्रेजेंट होता है पेशेंट में। वही हम लोग इसमें देखेंगे, डिलेरियम में देखेंगे तो कॉन्सियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है इसमें, क्लाउडी ऑफ कॉन्सियसनेस होता है, ठीक है। अब आते हैं इंसिडेंस, यानी कि कितना ज्यादा ये फैला हुआ है, कितना प्रिविलेंट है और किस किस में होने का चांस है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो डिमेंशिया है ये मेनली किस में देखने को मिलता है, एल्डर में, बूढ़े लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्या है, एल्डर पर्सन का एक डिसऑर्डर है, यानी भूलने का बीमारी हो गया, तो ये सब पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, तो ये सब किस में देखने को मिलता है, मेनली बूढ़े लोगों में यानी एल्डर पर्सन में देखने को मिलता है। इंक्रीज विथ एज फ्रॉम 0.1% इन बिलो 60 ईयर ऑफ एज। तो जो भी 60 साल यानी 60 साल से जो भी नीचे के जो भी पर्सन होते हैं उनमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 0.1% देखने को मिलता है ये डिसऑर्डर, ठीक है। और वही जो भी पर्सन 80 साल या फिर 80 साल से ज्यादा के होते हैं उनमें जो चांस होता है इसका वो कितना होता है, 15 से 20% इसका चांस होता है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 60 साल से जो नीचे वाले लोग होते हैं उसमें बहुत कम यानी 0.1% ही चांस होता है। और जो 80 साल या फिर 80 साल से जो अबव के जो लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें इसका जो चांस होता है वो कितना होता है, 20 से 25% तक हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा डिमेंशिया डेफिनेशन और इसके इंसिडेंस। यानी कि डिमेंशिया क्या है, अगर हम लोग एक बार देखते हैं तो जो डिमेंशिया होता है वो क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है किसमें, हमारे इंटेलेक्ट में, हमारा मेमोरी में, हमारे पर्सनैलिटी में। और इसमें जो मेमोरी होता है, जो मेमोरी लॉस होता है वो कौन सा होता है, रिसेंट वाला मेमोरी लॉस होता है। यानी कि अभी अभी जो हम लोगों ने कुछ किया है, कहीं रखा है कुछ, उसको भूल जाना। और प्लस इसमें क्या होता है, कॉन्सियसनेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि अब्सेंट ऑफ कॉन्सियसनेस नहीं होता है। वही डिलेरियम में क्या हो जाएगा हम लोगों का, क्लाउडी ऑफ कॉन्सियसनेस हो जाएगा। इंसिडेंस ये मेनली बूढ़े लोगों में, एल्डर लोगों में पाया जाता है, मिडल एज मैन में नहीं पाया जाता है, या वीमेन में नहीं पाया जाता है। और 60 साल से जो भी नीचे का है उसमें बस 0.1% चांस होता है, और 80 साल से जो वो उसमें 15 से 20% चांस होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके कॉजेज के बारे में कि डिमेंशिया के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। तो इसके कॉजेज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा इरिवर्सिबल कॉजेज, दूसरा है रिवर्सिबल कॉजेज। तो रिवर्सिबल कॉजेज क्या होता है, वैसे कॉजेज जिसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते, जिसको हम लोग सही नहीं कर सकते, ठीक है। और रिवर्सिबल कॉजेज यानी कि वैसे कॉजेज जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो डिमेंशिया क्या हो सकता है, ठीक हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में हमारा अल्जाइमर डिजीज हो जाएगा, फिर पिक्स हो जाएगा और फिर पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। यानी कि ये सब ऐसे डिजीज हैं जिसके जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ठीक नहीं कर सकते। तो बोलने का ये मतलब है कि जो डिमेंशिया है वो इन सब कारण से अगर होगा तो वैसे डिमेंशिया को हम लोग ठीक नहीं कर सकते, यानी रिवर्स नहीं कर सकते। और अगर जो हमारा डिमेंशिया है वो अगर रिवर्सिबल कॉजेज यानी इन्फेक्शन की वजह से हो गया, एंडोक्राइन की वजह डिसऑर्डर की वजह से हो गया, या फिर विटामिन डिफिशियंसी की वजह से हो गया, तो ये सब जो तुम्हारा जो हमारा रिवर्सिबल कॉजेज होता है, अगर इसकी वजह से डिमेंशिया हो रहा है
तो अगर हम लोग इन सब चीज़ों को ठीक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिमेंशिया अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, इसका कॉजेज दो होता है, रिवर्सिबल कॉजेज और इरिवर्सिबल कॉजेज। रिवर्सिबल कॉजेज कि अगर उस कॉजेज को अगर हम लोग ठीक कर दें तो डिमेंशिया ठीक हो जाएगा, और इरिवर्सिबल कॉजेज जो कि कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इन डिजीज की वजह से अगर डिमेंशिया हो सकता है, हो रहा है, तो फिर डिमेंशिया ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन जैसे एड्स हो गया, तो जो एड्स है अगर हम लोग एड्स को ट्रीट कर देंगे तो डिमेंशिया क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर मेनिंजाइटिस को हम लोग ठीक कर देंगे, ट्रीट कर देंगे, तो डिमेंशिया भी खत्म हो जाएगा। जैसे मिक्सिडेमा हो गया, एडिसन डिजीज, अगर इसको हम लोग कंप्लीट ये ट्रीट कर लेंगे तो भी डिमेंशिया क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। और विटामिन डिफिशियंसी में से थियामीन हो गया, ये सब जो होता है थियामीन होता है, तो ये सब जो हो गया, अगर हम लोग इस डिफिशियंसी को, विटामिन डिफिशियंसी को अगर ट्रीट कर देते हैं, फुलफिल कर देते हैं, तो फिर डिमेंशिया खत्म हो जाता है। तो ये इसका क्या था, दो कॉजेज था। ठीक है, अब आते हैं स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया, यानी कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेज होते हैं डिमेंशिया के, क्या कितने मतलब कैसे ये आगे बढ़ता है, कैसे ये प्रोग्रेस करता है। ठीक है, तो इसके जो है हम लोगों के पास 3 फेज होते हैं डिमेंशिया के। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा फेज या फिर स्टेज, तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। तो जो स्टेज 1 होता है, इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो फॉरगेटफुलनेस यानी कि भूलना शुरू करता है। ठीक है, डिक्लाइन इंटरेस्ट यानी कि किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जो चीज उसको अच्छा लगता था, जैसे कि पहले लूडो खेलना पसंद था तो अब उसको लूडो खेलना नहीं पसंद होगा, चेस खेलना पसंद था तो चेस खेलना नहीं पसंद होगा, यानी कि कंप्लीट डिसइंटरेस्ट हो जाना। फिर आता है क्या हमारा हेसिस्टेंसी इन इनिशिएटिंग एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन को स्टार्ट करने से पहले बहुत हेसिस्टेट करना, यानी कि बहुत ज़्यादा ये करना, सोचना करूँ या ना करूँ, कैसे करूँ। तो इस तरीके से जो थिंकिंग होता है उसमें स्टेज 1 में आता है। फिर पुअर परफॉर्मेंस एट वर्क, काम पे भी वो क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई कहीं कोई काम करता है, कोई पेशेंट है या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो वहाँ पे काम कर रहा है तो उसका वहाँ पे क्या होगा, एक तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा काम करने में, दूसरा वो सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा, वो भूलने लगेगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा था क्या, कि जो मेमोरी होता है वो क्या होता है, रीसेंट मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वर्क पे अगर वो जाएगा तो हो सकता है उसको रीसेंट मेमोरी लॉस हो गया है, तो उसको याद नहीं है, याद भी नहीं रहेगा कि उसको क्या करना है, कि क्या काम क्या मिला है उसको, कितने दिन में उसको काम कंप्लीट करना, तो ये सब होता है ना। तो क्या होता है जो तो इसमें क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस हो जाता है, यानी कि अगर उससे कुछ याद ही नहीं रहेगा, अगर आप ही को अगर कुछ याद नहीं रहेगा, याद ही नहीं है, जैसे कि पढ़ना भी है, ठीक है, या फिर कुछ खाना है, या फिर कुछ पीना है, या फिर कुछ नोट्स बनाने हैं, या फिर प्रोजेक्ट बनाने हैं, असाइनमेंट बनाने हैं, तो याद ही नहीं होगा अगर कि आपको ये सब कुछ काम करना है, तो क्या होगा, आपका भी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर मेमोरी लॉस होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो वर्क में भी हमारा क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है और पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। फिर आता है स्टेज 2, प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस। ठीक है, तो पहले क्या होता था, धीरे कम मेमोरी लॉस होता था, अब क्या हो गया, प्रोग्रेसिव, यानी कि अब और ज्यादा मेमोरी लॉस होने लगा। निगलेक्ट पर्सनल हाइजीन, अब जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो अपना पर्सनल हाइजीन को भी निगलेक्ट करने लगा, यानी कि खुद का पर्सनल हाइजीन, नहाना, ये साफ सुथरा रखना, कपड़ा धोना, या फिर इस तरीके से वो अपने जो हाइजीन होता है उसको क्या करने लगा है, निगलेक्ट करने लगा। फिर सोशल आइसोलेशन, अकेले रहने लगता है पेशेंट, अलग अलग सा रहने लगता है, किसी से उससे कोई मतलब नहीं होता है। और वेंडरिंग, ठीक है, सोशल आइसोलेशन यानी कि सबसे अलग रहना, और वेंडरिंग यानी इधर उधर भटकते रहना। ठीक है, अकेले कहीं भी रोड पे भटकता रहेगा, फुटपाथ पे, घर में, कहीं भी जहाँ पे कोई ना हो, तो उससे क्या चाहिए, एकदम सोशल, यानी कि उसको आइसोलेशन चाहिए, और प्लस अकेले वो क्या होगा, वेंडरिंग यानी भटकते रहेगा। फिर आता लास्ट स्टेज है हमारा क्या, मार्क्ड वेट लॉस। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें जो पेशेंट होता है वो खाना पीना सब भूल जाता है, उसे खाना है, उसे कुछ करना है, सब भूल जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोगों को एक वेट लॉस, अच्छा खासा वेट लॉस देखने को मिलता है हम लोगों को। अनेबल टू कम्युनिकेट, अब स्टेज 3 में ऐसा पेशेंट हो जाता है कि वो जो है वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, कम्युनिकेट भी
नहीं कर पाएगा। फिर है क्या, डज नॉट रिकॉग्नाइज फैमिली मेंबर, अब अपने फैमिली मेंबर को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा उसका मेमोरी जो है वो लॉस हो गया है। फिर क्या है, लूज द एबिलिटी टू स्टैंड एंड वॉक, यानी कि अब जो पेशेंट है वो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर क्या, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन एंड फेसिस, यानी कि यूरिन हो गया, जो फेसिस हो गया, फीसिस हो गया, तो ये सब जो होता है वो उससे कंट्रोल में नहीं है। इनकॉन्टिनेंस यानी कि कहीं भी वो क्या हो रहा है, उसका जो प्रेशर है वो उससे क्या हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कहीं भी उसको पास कर दे रहा है, यूरिन कहीं भी पास कर दे रहा है और फेसिस कहीं भी पास कर रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है कि पर्सनल हाइजीन भी उसका निगलेक्ट हो रहा है, प्लस उसका पर्सनैलिटी भी क्या हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है, यानी कि उसका पर्सनैलिटी भी खराब हो रहा है, पर्सनैलिटी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसका जो पर्सनल हाइजीन है उसमें भी उसको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो ये क्या था हमारा स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया, यानी इसके 3 स्टेज होते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, जो मेमोरी का जो लॉस है वो प्रोग्रेसिव बढ़ता चला जाता है। पहले थोड़ा कम मेमोरी लॉस होता है, फिर ज्यादा, और फिर इतना ज्यादा मेमोरी लॉस हो जाता है कि जो पेशेंट है वो खाना पीना भूल जाता है, उसकी वजह से उसका जो क्या होता है, वेट लॉस होता है। फिर कम्युनिकेट करने में भी दिक्कत आने लगता है और फैमिली मेंबर को भी भूल जाता है, और कहाँ यूरिन कहाँ फेसिस पास करना ये भी उसके कंट्रोल में नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्या, पर्सनैलिटी चेंजेस, यानी कि जो पेशेंट है जिसमें डिमेंशिया हम लोगों को देखने को मिलता है उसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी चेंजेस, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी डे टू डे लाइफ में जो जैसे खाना पीना, काम पे जाना, हाइजीन परफॉर्म करना, तो इस तरीके से जो डे टू डे लाइफ होता है उसमें जो पेशेंट है वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। फिर क्या आता है, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आइसोलेट हो जाना, खुद में रहना, किसी से बात नहीं करना, अकेले अकेले रहना। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा था, स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया में देखा था कि जो पेशेंट होता है वो अकेले रहता है, आइसोलेट रहता है, और वेंडर यानी कि अकेले इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सेल्फ सेंटर रहेगा, अकेले घूमना घूमता फिरता रहेगा। फिर डिक्रीज सेल्फ केयर, यानी जो सेल्फ केयर होता है वो, यानी जो हाइजीन होता है, पर्सनल हाइजीन होता है वो फॉलो नहीं करता, उसको क्या करता है, वो निगलेक्ट करता है। फिर मेमोरी इम्पेयरमेंट, तो मेमोरी का क्या हो जाना, लॉस हो जाना। उसमें भी कौन सा मेमोरी लॉस होगा, जो रिसेंट वाला जो मेमोरी होता है वो लॉस होता है, ठीक है। रिसेंट मेमोरी लॉस, यानी कि हम लोगों को रिसेंट मेमोरी लॉस देखने को मिलता है इसमें। फिर है लिएबल मूड एंड डिप्रेशन, यानी कि लिएबल मूड यानी कि मूड का चेंज हो जाना, सडन से मूड का क्या हो जाना, चेंज हो जाना। अभी जो पेशेंट है वो खुश है, फिर अचानक आप देखोगे वो रोने लगेगा, फिर रोते रोते हंसने लगेगा। तो इस तरीके से जो मूड का चेंजेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिएबल मूड बोलते हैं। फिर आते हैं क्या, एफेजिया, एप्रेक्सिया, एग्नोसिया एंड सीजर्स, यानी कि ये सब पेशेंट में ये हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहला क्या हमारा एफेजिया, यानी जो पेशेंट है वो सही तरीके से बोल नहीं पाता, इनएबिलिटी टू स्पीच हो जाता है, ठीक है। यानी जो पेशेंट है वो सही तरीके से क्या होगा, वो बोल नहीं पाएगा, सही तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर एप्रेक्सिया, एप्रेक्सिया मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो करना चाहता है लेकिन वो क्या कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो छोटे छोटे जैसे पेन उठाना, बुक उठाना, तो इस तरीके से भी एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एग्नोसिया, एग्नोसिया मतलब होता है कि किसी को भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, जैसे उसके सामने फैमिली मेंबर आ जाएंगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोगों ने डिमेंशिया के 3rd स्टेज में देखा था कि वो अपने फैमिली मेंबर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज न करना को एग्नोसिया बोलते हैं। एफेजिया मतलब इनएबिलिटी टू स्पीच, और एप्रेक्सिया यानी इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज, और एग्नोसिया मतलब कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, या फिर कोई भी किसी को भी रिकॉग्नाइज करना हो, जैसे फैमिली मेंबर हो गया, किसी चीज को करना हो, या फिर अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, किसी को भी करना हो तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। प्लस इसमें सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। फिर आता है हमारे एक सन डोनर सिंड्रोम, तो ये भी एक तरीके से क्या होता है, एक सिंड्रोम होता है। इसमें जो होता है मेनली सन के लाइट न मिलने के कारण बहुत
टाइम तक ये हम लोगों को इसमें देखने को मिलता है डिमेंशिया, ठीक है। पुअर जजमेंट यानी कि किसी तरीके से जज नहीं कर पाएगा, उसे वो चीज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब वो जज नहीं कर पाता है। डिक्रीज अटेंशन स्पैन यानी कि वो किसी भी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाएगा, अटेंशन दे करके वो किसी भी काम को नहीं कर पाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीज अटेंशन स्पैन। अब देखते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है जिससे कि ये जो हमारा ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, जो डिमेंशिया है, वो खत्म हो जाए। लेकिन एक दवा का नाम है जिसका नाम है क्या, टेक्राइन। ये मेनली यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट ये यूज किया जाता है। तो हम लोग एक याद कर सकते हैं क्या, टेक्राइन, जो कि हम लोग डिमेंशिया में यूज करते हैं। बाकी हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट या फिर ड्रग प्रोवाइड करते हैं। सीजर्स के लिए एंटी कन्वल्सेंट हो गया, डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट हो गया, तो इंसोम्निया, एंजाइटी के लिए बेंजोडियाजेपाइन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक दवा या फिर ऐसा स्पेसिफिक कोई ड्रग या ट्रीटमेंट अभी तक इसके लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा डिमेंशिया खत्म होता है। हम लोग देखते हैं डिलेरियम के बारे में। तो डिलेरियम को हम लोग एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, और डिमेंशिया को क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ठीक है। तो डिलेरियम को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो डेलीरियम है ये हमारा क्या है, एक एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन एंड डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने डिमेंशिया में देखा था कि उसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी का, मेमोरी का और थिंकिंग का, इंटेलेक्ट का, ये सब का क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। ये सब के क्या होता है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होता है। लेकिन उसमें क्या था, एक क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं था, यानी कि जो पेशेंट है वो क्या है, कॉन्शियस है, फुल्ली कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या होगा, डिलेरियम में क्या होगा, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं होता है पेशेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो इसमें भी क्या होता है, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं है, यानी इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। डिसओरिएंटेशन यानी पेशेंट को पता ही नहीं है कि टाइम क्या हो रहा है, प्लेस क्या हो रहा है, पर्सन, यानी कि वो किसी प्लेस, पर्सन, टाइम के प्रति ओरिएंट नहीं है, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, डिसओरिएंटेशन। और डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन यानी परसीव करने में भी क्या होगा, उनको उसको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को किसमें देखने को मिलेगा, डिलेरियम में देखने को मिलता है। अब इसका जो कॉजेज है, ये कॉजेज क्या क्या हो सकता है इसका, तो इसका भी कॉजेज हम लोगों को क्या पता होगा, क्योंकि ये भी किस में आता है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। सबसे पहला वैस्कुलर यानी कि हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यानी ये सब वैस्कुलर डिजीज की वजह से भी ये डिलेरियम हम लोगों को देखने को मिलता है। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। विटामिन डिफिशियंसी, विटामिन में कौन सा, वो भी मेनली थायमीन हो सकता है। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, जैसे कि मिक्सेडेमा हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, शॉक हो गया। तो इन सभी चीज़ों की वजह से भी डिलेरियम देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें क्या होता है, क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जो पेशेंट है वो कॉन्शियस नहीं होता है, वो या तो बहुत कम कॉन्शियस होगा या तो बहुत एकदम पूरा ही अनकॉन्शियस होगा, ठीक है। यानी वो कोमा में भी जा सकता है। तो उस तरीके से वो क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोगों को देखने को मिलता है। इल्यूजन और हेलुसिनेशंस भी देखने को मिलते हैं इसमें। फिर डिस्टर्बेंस इन स्लीप वेक साइकिल, यानी कि जब सोने का टाइम आएगा तो वो जगा हुआ रहेगा, जगने का टाइम आएगा तो वो सोया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से जो उसका स्लीप वेक साइकिल होता है वो पूरी तरीके से क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। डिप्रेशन देखने को मिलता है, एंजाइटी देखने को मिलता है, इरेटिबिलिटी देखने को मिलता है हम लोगों को इसमें, ठीक है। और ये जो पेशेंट होते हैं, जो डिलेरियम वाले पेशेंट होते हैं, ये मेनली जो होता है वो क्या होता है, जो पोस्ट ऑपरेटिव जो फेज होता है, यानी जो ऑपरेशन के बाद का जो फेज होता है, टाइम होता है, उसमें ये मेनली हाईएस्ट जो पेशेंट होते हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या होता है कि
जो पेशेंट है उसको हो सकता है ये क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस उनको होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। ठीक है, मेडिकेशन की वजह से क्या होता है, जब ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, मेडिकेशन दिया जाता है, तो मेडिकेशन की वजह से क्या होता है कि वो अनकॉन्शियस होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, जो हाईएस्ट डिलीरियम वाले जो पेशेंट होते हैं वो हम लोगों को पोस्ट ऑपरेटिव फेज में देखने को मिलता है। ठीक है, और ये मेडिकल सर्जिकल में भी हम लोगों को ये देखने को मिलता है। मेडिकल सर्जिकल में जो भी डिजीज आता है उसमें जैसे शॉक हो गया, स्ट्रोक हो गया, इंसेफेलोपैथी हो गया, फिर उसके बाद डायबिटीज़ की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, तो ये सब क्या आता है हमारा मेडिकल सर्जिकल में ही आता है। ठीक है, तो जो मेडिकल सर्जिकल वाले पेशेंट में भी हम लोगों को क्या होता है, ये देखने को मिलता है। प्लस ये जो होते हैं ये बूढ़े लोगों में भी देखने को मिलते हैं, यानी एल्डर लोगों में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कम देखने को मिलते हैं। एल्डर लोगों में कौन सा देखने का मिलता है, हम लोगों का डिमेंशिया ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये जो डिलीरियम है ये मेनली पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बात करें तो इसमें भी ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, हम लोग सिम्टोमेटिक बेसिस ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इसका कॉजेस क्या है। अगर डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो अगर हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, डेक्सट्रोज चढ़ाएंगे। अगर थायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है, विटामिन की वजह से हो रहा है तो थियामिन प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिलेरियम को ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसका कॉज जान करके उसको ट्रीट करेंगे तो डिलेरियम भी क्या होगा, अपने आप ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।